एलिमेंट फ्रिक्शन के कंसेप्चुअल टेस्ट के सॉल्यूशंस, ठीक है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हो उनको मैं बता दूंगा, आप कॉपी में अलग से नोट डाउन कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं 1 to 15 तक के सॉल्यूशन। तो कंसेप्चुअल टेस्ट का प्रॉब्लम नंबर 1 कॉमन प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअली प्रॉब्लम है, ज़्यादा लेंदी नहीं है। ये बोल रहा है ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इज पुल्ड अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस बाय अ रोप ऑफ मास स्मॉल एम। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक ब्लॉक है कैपिटल एम मास का, विच इज पुल्ड बाय अ रोप ऑफ मास स्मॉल एम। तो ये रोप लगाई और इस रोप का मास हमें दे रखा है क्वेश्चन में, दिस इज स्मॉल एम। इफ फोर्स P इज अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ द रोप, तो इस फ्री एंड पर हमने जो फोर्स अप्लाई करी दैट फोर्स इज ऑफ मैग्नीट्यूड P। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय रोप ऑन द ब्लॉक। तो रोप और ब्लॉक के बीच की हमें फोर्स यानी टेंशन कैलकुलेट करके देनी है। तो रोप ब्लॉक को आगे की तरफ खींचेगी और ब्लॉक रोप को पीछे की तरफ खींचेगा। तो इस पे टेंशन इधर लगी और इस पे टेंशन इधर लगी। सबसे पहले हम इस सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो इसके लिए आप इसको सिस्टम बाउंड्री में ले लो। सिस्टम बाउंड्री में लेने पर इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाती है, जो बचती है वो नेट फोर्स होती है, जिसको हम MA के इक्वल रखते हैं। तो P is equals to total mass which is m plus m into acceleration which is a। तो acceleration की वैल्यू आ गई हमारे पास P by m plus m। अब सेकंड स्टेप, अब आपको यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट करनी है। तो आप इस कैपिटल M वाले ब्लॉक को ऑब्जर्व करो। कैपिटल M पर T आगे की तरफ लग रहा है, तो T की वैल्यू अगर आप लिखना चाहते हो तो कैपिटल M पर लगने वाला नेट फोर्स विच इज T इज इक्वल्स टू मास ऑफ दिस ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ये आ जाएगा M P बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब आप इसमें आंसर देख लो, तो कैपिटल MP बाय M प्लस m दैट मींस ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये आपका वाटर जेट का प्रॉब्लम है, जिसे आप न्यूटन के सेकंड लॉ से बड़े आराम से कर सकते हो। ये बोल रहा है स्ट्रीम ऑफ वाटर ऑफ डेंसिटी D, क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड स्पीड V स्ट्राइक्स अ वॉल दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीम एज शोन। द वाटर देन फ्लोज साइडवेज अलोंग द वॉल, द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रीम ऑन द वॉल। तो देखो, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये जो डायग्राम है ये बिफोर इम्पैक्ट का है, मतलब टकराने से जस्ट पहले का। तो ये जो जेट स्ट्रीम आ रही थी ये V स्पीड से आ रही थी। इस जेट स्ट्रीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया A था, ठीक है। अच्छा, और इसकी डेंसिटी वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है D। ओके, ये हो गया इनिशियल डायग्राम। अब फाइनल डायग्राम देखते हैं। फाइनल डायग्राम में जो जेट स्ट्रीम है वो बस इससे टकरा के साइड वाइज चली गई, दैट मींस वो बस स्टैंड स्टिल हो गई। और फाइनल डायग्राम में जेट स्ट्रीम जो है वो बस इस तरीके से साइड वॉल्स पर यूं करके स्टैंड स्टिल हो गई। मतलब फाइनल स्पीड हम लेकर के चल रहे हैं इसमें नियरली इक्वल्स टू 0। अब आप फोर्स कैलकुलेट करो। तो फोर्स, अच्छा हम फोर्स कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। किसका चेंज? जेट स्ट्रीम का। तो जेट स्ट्रीम के ऊपर लगने वाला फोर्स निकाल रहे हैं। जेट स्ट्रीम की वजह से लगने वाला फोर्स इक्वल और अपोजिट होगा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन जेट स्ट्रीम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय डेल्टा टी। तो फाइनल मोमेंटम तो हो गया 0, इनिशियल मोमेंटम हो गया mv बाय डेल्टा टी। अब m बाय डेल्टा टी को बोलेंगे मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, जिसका फॉर्मूला होता है रो AV। तो यहां पर हो जाएगा DAV, जहां D हो जाएगी डेंसिटी। तो मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो फोर्स एक्टिंग ऑन जेट स्ट्रीम की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस DAV, और एक V और था तो दैट मींस ये बन गया DAV स्क्वायर। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन वॉल अगर लिखनी है तो दिस इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन जेट स्ट्रीम, दैट मींस आंसर हो गया प्लस DAV स्क्वायर। अब आप चेक करो आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रीम ऑन द वॉल दैट मींस DAV स्क्वायर, दैट मींस ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो गया। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पर। थर्ड प्रॉब्लम कह रहा है अ बॉय इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट बर्थ इन द कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन। तो ये एक ट्रेन का कंपार्टमेंट है जिसमें टॉप मोस्ट बर्थ पर एक लड़का बैठा हुआ है इस तरीके से। ओके, ये थोड़ा सा कंपार्टमेंट के बाहर निकल गया बट एडजस्ट कर लो। ओके, विच इज जस्ट गोइंग टू स्टॉप ऑन अ रेलवे स्टेशन। तो ट्रेन रुकने वाली है, दैट मींस रिटार्ड कर रही है। तो ट्रेन की वेलोसिटी तो इस तरफ है बट ए का डायरेक्शन इधर की तरफ है। ओके, ड्रॉप्स एन एप्पल एमिंग एट द ओपन हैंड ऑफ हिज ब्रदर सिचुएटेड वर्टिकली बिलो। तो इसके नीचे वाली सीट पर ये इसका ब्रदर बैठा है और इसके हाथ में ये एप्पल को थ्रो कर देता है। अब हमें ये पता करना है ये एप्पल इसके हाथ में जाएगा या कहाँ जाएगा। तो सोचो, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये मैंने आपको पहुंचा दिया, या फिर ऐसे बोलो ये ऑब्जर्वर है। तो ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि इस एप्पल के ऊपर सूडो फोर्स लगेगी, किसके डायरेक्शन में? ए के अपोजिट डायरेक्शन में, बी की वजह से नहीं, ए के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये सूडो इधर लगी तो होगा क्या? ये एप्पल सीधे तो जाएगा नहीं, ये एप्पल इस तरीके से चला जाएगा, यानी ये एप्पल साइडवाइज मूव करेगा। और किस साइड में मूव करेगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन के अलोंग डायरेक्शन में मूव करेगा। अब आप इसमें ऑप्शन ढूंढो, इन द हैंड ऑफ हिज ब्रदर, ये गलत है। स्लाइटली अवे फ्रॉम हैंड ऑफ हिज ब्रदर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ये भी एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था आपका। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 4।
फोर्थ वाला प्रॉब्लम फोर्स टाइम का ग्राफ है एंड वी हैव टू फाइंड आउट चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो इस तरीके के प्रॉब्लम आपके मेडिकल एग्जाम में बहुत सारे आ जाते हैं, छोटे मोटे होते हैं, बहुत आराम से इनको कर सकते हो। अब कैसे निकालोगे? तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ। तो फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है दैट एरिया विल रिप्रेजेंट चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब चेक करो, एरिया ये तो हो गया नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव एरिया, सिमिलरली ये हो गया नेगेटिव एरिया और ये हो गया पॉजिटिव एरिया। अब चेक करो, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को मिलकर के कैंसिल आउट कर देंगे, दैट मींस टोटल एरिया जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास जीरो आ जाएगी, दैट मींस ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम पर। फिफ्थ प्रॉब्लम पूछ रहा है वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स एफ। तो जो इसमें एफ की फोर्स यहाँ अप्लाई करी गई है, हमें इसके वैल्यू फाइंड आउट करना है सच दैट ब्लॉक ऑफ मास 18 kg इज सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम, यानी एक्सेलरेशन जीरो है। तो देखो आप, ये एफ इस रोप की टेंशन के बराबर हो गया। तो यहाँ पर आते हैं, तो इधर एफ लगा विच इज टेंशन, इधर एफ लगा विच इज टेंशन, और नीचे की तरफ आ गया 180 न्यूटन, ठीक है ना, mg के बराबर। अब आप इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। तो रिजल्ट बना 2f इक्वल्स टू 180, F इक्वल्स टू 90 न्यूटन। तो जो फोर्स अप्लाई करी जा रही है इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए दैट वैल्यू इज 90 न्यूटन, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अब आते हैं हम सिक्स्थ प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम कह रहा है कि अ मैन स्लाइड्स डाउन अ लाइट रोप। तो पहले हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। तो जैसे ये रहा पर्सन, ये इस लाइट रोप पर नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, whose breaking strength is eta time its weight and eta is less than 1। तो वो टेंशन जहां पर रस्सी टूट जाती है that is eta times its weight और eta 1 से छोटा है। तो इस बात का मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की ब्रेकिंग टेंशन इसके वेट से भी कम है। तो आप ऐसा सोचो कि ये इसको स्ट्रिंग को पकड़ करके सस्पेंडेड भी नहीं रह सकता, क्योंकि तब टेंशन वेट के बराबर होगी और स्ट्रिंग ही टूट जाएगी। तो ये कंटिन्यूसली नीचे उतरेगा, नीचे उतरने से क्या होगा, टेंशन कम होगी। तो हमें पता करना है व्हाट शुड बी इट्स मिनिमम एक्सेलरेशन, कम से कम कितने एक्सेलरेशन से ये नीचे उतरे सच दैट स्ट्रिंग डज नॉट ब्रेक। तो स्ट्रिंग ब्रेक करने की कंडीशन डाल देते हैं, टेंशन ईटा mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगाया, इक्वेशन सॉल्व करके ए मिनिमम की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन ये रहा, mg माइनस ईटा mg इक्वल्स टू ma, यहाँ ma मिन। तो मिनिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, m कैंसिल हो गया, g टाइम्स 1 माइनस ईटा। तो अब आप ऑप्शन में ला सकते हो, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, टफ नहीं है, पर इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने की, तो आप इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेवेंथ को आप लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉपी में अलग से नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, हर टेस्ट में रिपीट होता है और आपके मेडिकल एग्जाम में आने का चांस भी बहुत अच्छा है इसका। तो सीखते हैं इसको। एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स of mass m is found to accelerate up at the rate g/6। तो एक अच्छा when placed deep inside water, तो एक प्लास्टिक बॉक्स है और इस प्लास्टिक बॉक्स को जब हम पानी के अंदर रख देते हैं तो ये ऊपर की तरफ तैरता हुआ जाता है विद एक्सेलरेशन g/6, और ऊपर की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि इस पे लग रहा है अपथ्रस्ट, नीचे लग रहा है mg, ठीक है ना। और ये मैंने इधर चारों तरफ वाटर बना दिया। अपथ्रस्ट की अभी आपको जरूरत नहीं है, बस फोर्स लगा लो अपर डायरेक्शन में। इक्वेशन बनाते हैं, तो u माइनस mg इक्वल्स टू m a की जगह g/6, यहाँ से u की वैल्यू आ गई विच इज 7/6 mg। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब करना क्या, हाउ मच सैंड शुड बी पुट, तो हमें इसके अंदर सैंड डालनी है सच दैट बॉक्स में एक्सेलरेट डाउन एट द सेम रेट g/6। तो अब बॉक्स ऊपर जाने की बजाय नीचे जाना शुरू कर दे, तो कितनी सैंड हम इसमें और ऐड करें। तो ये हो गया सेकंड डायग्राम। सैंड ऐड करने से ये हमने इसके बॉक्स के अंदर सैंड ऐड कर दी, लेट्स से दैट स्मॉल m। तो अब नीचे की तरफ लगा m प्लस स्मॉल m इंटू जी। अब थ्रस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो डिपेंड करता है रेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस पर। लिक्विड डिस्प्लेस सेम है, हम बस सैंड इसके अंदर डाल रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, बस अब हुआ ये वेट बढ़ने की वजह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर रहा है विद एक्सेलरेशन g/6 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m व्हिच इज मास ऑफ सैंड। तो मैं इक्वेशन अब इसकी सॉल्व कर रहा हूं, m प्लस mg माइनस u इक्वल्स टू m प्लस m इंटू g/6। अब आप u की वैल्यू डालो, वो हमने इक्वेशन 1 में निकाल रखी थी विच इज 7/6 mg। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करते जा रहा हूँ, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी माइनस 7/6 कैपिटल mg इक्वल्स टू m प्लस स्मॉल m इंटू g/6, ठीक है ना। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में आप देखो g तो पहले पूरी इक्वेशन से कैंसिल और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6m प्लस 6 स्मॉल m माइनस 7 कैपिटल M इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया कैपिटल M
प्लस स्मॉल m, ठीक है ना। तो कैपिटल M में इधर हमारे पास बेटा बचा कितना, माइनस m, जो कि उधर जाके हो गया 2m, और इसको इधर उठा लो तो दिस इज 5m इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल M, तो स्मॉल m विच इज मास ऑफ सैंड इक्वल्स टू 2m/5। तो हमने इतनी उसके अंदर सैंड डाली सच दैट ऊपर जाता हुआ ब्लॉक अब नीचे की तरफ जाना शुरू कर चुका है, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास बी करेक्ट। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो, आपको इसका मेथड आना चाहिए, एक बार जरूर और सॉल्व कर लेना अगर आपने इसमें गड़बड़ की हो तो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, एट्थ वाला प्रॉब्लम कह रहा है 3 ब्लॉक A, B and C are suspended as shown in the figure. Mass of each block A and B is small m and तो इन दोनों का मास स्मॉल m है और C का मास कैपिटल M है। अब हमें ये पता करना है ये इक्विलिब्रियम में है C, तो फिर ये बताना है कि कैपिटल M स्मॉल m का रिलेशन क्या होगा। तो देखो सबसे पहले इक्विलिब्रियम है तो फोर्सेस बैलेंस होंगी, तो T की वैल्यू किसी भी ब्लॉक से निकालोगे तो वो स्मॉल mg के बराबर हो जाएगी। ये एंगल आप थीटा ले लो, तो ये एंगल इधर थीटा हो गया, तो T इधर आ गया, T इधर आ गया और नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल mg आ गया। इन दोनों T के आप कंपोनेंट करोगे तो ऊपर की तरफ का कंपोनेंट हो जाएगा 2T cos थीटा, हॉरिजॉन्टल वाले कैंसिल हो जाएंगे, नीचे आ गया कैपिटल mg। अब इसको बैलेंस करते हैं, तो ट्वाइस T cos थीटा इक्वल्स टू कैपिटल mg। अब आप T की वैल्यू डालो कितनी थी, स्मॉल mg के बराबर, तो स्मॉल mg cos थीटा इक्वल्स टू कैपिटल mg। अब क्या करना है, देखो cos थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती तो यहाँ से हमने cos थीटा निकाला कैपिटल mg बाय 2mg एंड दिस थिंग इज ऑलवेज लेस देन 1। तो यहाँ से हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया, g से g कैंसिल हुआ और m इज लेस देन 2m, दिस इज द करेक्ट आंसर। और अब आप ऑप्शन ढूंढ लो m लेस देन 2m, दैट मींस बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आई थिंक आपको आराम से समझ आ गया होगा कैसे इनइक्वालिटी से यहाँ पर खिला गया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 9th नंबर। तो 9th वाला प्रॉब्लम आपका स्प्रिंग मास सिस्टम का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कह रहा है द मासेस ऑफ 10 kg एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय मासलेस स्प्रिंग। तो ये दोनों ब्लॉक एक मासलेस स्प्रिंग से कनेक्टेड है। फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्ट ऑन 20 kg मास, तो यहाँ पर 200 न्यूटन की फोर्स लगा दी गई ऑन 20 kg मास एट द इंस्टेंट शोन। इस इंस्टेंट पर 10 kg मास इज एन एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें एक्सेलरेशन इसका दे रखा है, लेट अस से दैट दिस एक्सेलरेशन इज a2 एंड इट्स वैल्यू इज 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Now we have to find out the acceleration of 20 kg mass. तो let's say that इसका acceleration a1 है। अब स्प्रिंग के अंदर या तो elongation होगा या compression होगा, कुछ भी मान करके आप स्प्रिंग फोर्स लगा दो। let's say that ये kx है तो इधर भी kx लगा। अब हम बनाएंगे सिस्टम बाउंड्री। ऐसा करते ही इंटरनल फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगी और जो बचेगी वो होगी नेट एक्सटर्नल फोर्स, और लॉ ऑफ मोशन लगेगा एफ नेट जो भी एक्सटर्नल फोर्स है इज इक्वल्स टू सिग्मा एम है। सिग्मा एम है इसलिए क्योंकि दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन अलग अलग है, तो m1a1 प्लस m2a2। अब डाटा पुट करते हैं तो नेट फोर्स में आ गया 200, m1a1 हो गया 20a1, m2a2 तो 10 into 12 विच इज 120। इसको उधर भेजो तो यहाँ आ गया 80 इक्वल्स टू 20a1 और यहाँ से हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई विच इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके हिसाब से अब आप चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आसानी से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं 10th वाला। 10th को इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है ना। ये भी ओरिजिनली आईटी का प्रॉब्लम है जो मैंने यहाँ पर रखा है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। इस तरीके का प्रॉब्लम भी आपके टेस्ट में जरूर आ सकता है। तो प्रॉब्लम ये कह रहा है F1 और F2 ये दो फोर्सेस लगाई गई ऑन एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 mg एंड mg रिस्पेक्टिवली। हमें पता करना है a1 a2 और a3 का आपस में क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो ये जो फर्स्ट डायग्राम है जिसमें हमने F1 की फोर्स लगाई जिसका वैल्यू 2 mg है, तो ये F1 की जो फोर्स है ये और कुछ नहीं टेंशन के ही बराबर होगी। तो यहाँ पर अब इस ब्लॉक को सिंप्लीफाई करते हैं। इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया, फोर्स F1 की लग गई विच इज इक्वल्स टू 2 mg और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लग गया विच इज इक्वल्स टू mg। अब हम इसके लिए इक्वेशन बना करके a1 की वैल्यू निकालते हैं। तो नेट फोर्स हो गई 2 mg माइनस mg इक्वल्स टू m इंटू a1। तो यहाँ से मेरे पास a1 की वैल्यू आ गई विच इज इक्वल्स टू g। तो हमने फर्स्ट सिचुएशन में एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड डायग्राम देखते हैं। सेकंड डायग्राम में कोई फोर्स नहीं लगाई गई, बस उसकी जगह एक ब्लॉक 2m मास का सस्पेंड कर दिया। तो इधर 2m और इधर m, एक्सेलरेशन आप इसका a2 ले लो और a2 की वैल्यू बहुत आराम से निकल जाएगी। ये हो गया 2 mg, इधर टेंशन और इधर mg। तो इक्वेशन बना लो सिस्टम बाउंड्री लेकर के, t से t कैंसिल हो जाएगा। 2 mg माइनस mg इक्वल्स टू टोटल मास 3m इंटू एक्सेलरेशन a2। तो a2 की बेटा वैल्यू हमारे पास आ गई g/3। तो a1 की वैल्यू g है और a2 की वैल्यू g/3 है। लास्ट वाला सेटअप, इसमें ब्लॉक भी बना है और फोर्स भी लग रही है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो लास्ट वाले में यहां पर तो एज इट इज ब्लॉक स्मॉल m का है, इधर भी ब्लॉक स्मॉल m का है, बट यहां पर हमने एडिशनल फोर्स F2 की लगा दी विच इज इक्वल्स टू mg। अब देखो क्या होगा, इसका mg नीचे एक्ट किया, रोप में टेंशन आ गई, यहां पर टेंशन आ गई, यहां पर mg आ गया और हमने एक्सेलरेशन को a3 ले लिया, ठीक है ना। अब a3 की वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं, सिस्टम बाउंड्री बनाओ। इक्वेशन बनी 2 mg माइनस mg
इक्वल्स टू टोटल मास, अब 3m नहीं है, कितना हो गया 2m इंटू a3, तो a3 की वैल्यू आ गई g/2। तो तीनों एक्सेलरेशन हमारे पास आ गए। अब आप ऑर्डर देख सकते हो, सबसे बड़ा a1 है, देन फिर a2, a3 है, देन फिर लास्ट में a2 है। तो हमारे पास ऑर्डर आया a1 ग्रेटर देन a3 ग्रेटर देन a2। अब आप आंसर मिलाओ तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा सेकंड करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास डबल ब्लॉक या मूवेबल पुली सिस्टम का प्रॉब्लम। इसमें प्रॉपर तरीके से सवाल करना पड़ता है। आपके मेडिकल एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आए तो इसमें करने में आपको 1 से 1.5 मिनट जरूर लगेंगे, तो इसलिए इसको फर्स्ट अटैम्प्ट में मत करना, बाद में कर लेना। हाँ, अगर आता हो, नहीं आता तो सीखो। सबसे पहले इसमें आपको दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग टेंशन ट्री, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर टेंशन अप्लाई कर रहा हूँ टी, ये भी टी, ये टी, तो इधर टेंशन आ गई 2t। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a1 और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a2। टेंशन ट्रिक ये कहती है कि टेंशन एक इंटरनल फोर्स होती है तो उसका वर्क डन 0 होता है। तो वर्क डन 0, तो वर्क डन हो गया क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट 0 होता है पूरे सिस्टम में, ठीक है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो टेंशन इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट 0 मिल जाएगा। एक और बार डिफरेंशिएट 0 करोगे तो टेंशन इनटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट 0। तो ये ट्रिक कहलाती है टेंशन ट्रिक। इससे हम एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन एक लाइन में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले टेंशन ट्रिक यूज करते हुए हम लोग एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालते हैं। अब यहाँ पर टी ए का प्रोडक्ट हो गया प्लस, प्लस इसलिए क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो माइनस, एंगल पर होंगे तो वही एफ एस कॉस थीटा लगेगा, ठीक है ना। तो चेक करो, प्लस टी a1, यहां पर आ गया माइनस 2t a2 इक्वल्स टू 0। तो रिजल्ट आ गया a1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a2। ये हमारी एक्सेलरेशन को आपस में रिलेट करने वाली एक मेन इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब आपको दोनों ब्लॉक्स पर लॉज ऑफ मोशन लगाते हुए चलना है। इस पर वेट आ गया m2g और इसका वेट तो किसी काम का नहीं है, ना चला रहा है ना रोक रहा है, बस नॉर्मल रिएक्शन डेवलप कर रहा है। अब हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं इसकी, सॉरी, तो ऊपर वाले ब्लॉक की जो इक्वेशन मेरे पास आ गई, यहां पर लग रहा था आपके पास टेंशन t, मास था m1, एक्सेलरेशन था a1, तो ब्लॉक m1 की इक्वेशन बनी, मैं लिख रहा हूं फॉर m1 p इक्वल्स टू m1 a1, बट a1 हमारे पास आ चुका है ट्वाइस ऑफ a2 के बराबर, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो t इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ m1 इंटू a2। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब सिमिलरली हम इक्वेशन फॉर्म कर देते हैं फॉर m2 मास। इसके लिए इक्वेशन बनी m2g माइनस 2t इक्वल्स टू m2 a2। अब हमें क्या करना है, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब हमें इसको ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि टेंशन कैंसिल हो जाए और एक्सेलरेशन आ जाए। तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर इसके अंदर ऐड कर दो। तो हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2t इक्वल्स टू 4 m1 a2, और दोनों को आप ऐड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन आ जाएगी m2g इक्वल्स टू a2 कॉमन हो जाएगा, m2 प्लस 4m1, और यहाँ से हमारे पास, तो देख रहे हो ना टाइम थोड़ा सा इसमें मूवेबल पुली में लगता है क्योंकि एक लेंथी प्रॉब्लम होता है। तो 1.5 मिनट मान करके चलो या 2 मिनट मान करके चलो, ऐसा प्रॉब्लम आपका लेगा। तो इसलिए इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल के चलो, फर्स्ट राउंड में मत अटैम्प्ट करना। तो a2 का वैल्यू आ गया m2g डिवाइडेड बाय m2 प्लस 4m1। तो ये हो गया मेरे पास a2 का वैल्यू। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, m2 का एक्सेलरेशन, वो a2 हमने फाइंड कर लिया। a1 निकालना है तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, a2 का यहाँ पुट कर दो, a1 की वैल्यू आ जाएगी। तो a1 की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ m2g बाय में m2 प्लस 4m1। अब आपको a2 का आंसर देना है तो अब आप ऑप्शन मिला लो, आपका ऑप्शन नंबर इसमें a करेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको मूवेबल पुली का ये सिस्टम अच्छे से आ गया होगा, इसको भी इंपॉर्टेंट लिख लेना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम 12th पर। 12th प्रॉब्लम एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और इस तरीके के 3 प्रॉब्लम होते हैं, मैंने लेक्चर्स में भी आपको बताए हुए हैं। तो यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम आपको मिल रहा है। ये बोल रहा है द हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड टू कैपिटल M सो दैट m1 एंड m2 डज नॉट मूव रिलेटिव टू द सिस्टम। तो हमें ये फोर्स की वैल्यू निकालनी है सच दैट इन दोनों में से कोई मूव ना करे, ठीक है ना। तो तरीका क्या है, सबसे पहले सिस्टम बाउंड्री बनाओ, एक्सेलरेशन को a मान लो। तो इक्वेशन बन गई F इक्वल्स टू टोटल मास m प्लस m1 प्लस m2 इंटू a, ठीक। अब आप रिलेटिव ऑब्जर्वेशन करो। तो जैसे ही आप रिलेटिव ऑब्जर्वेशन करोगे तो सबसे पहले आपको सूडो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो वो जैसे ही हम बैठेंगे इस कैपिटल M के ऊपर, बैठते ही एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में हम सूडो फोर्स अप्लाई कर देंगे। तो ये था m1 और इधर आ गया मेरे पास m2, सूडो दोनों पे लगेगी। तो यहाँ पे बैठ के हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस पे लगी सूडो इधर विच इज इक्वल्स टू m1a, यहाँ आ गया टेंशन, यहाँ आ गई सूडो विच इज इक्वल्स टू m2a। इसने डेवलप कराई नॉर्मल, नीचे की तरफ लगा m2g और इधर स्ट्रिंग में आ गई टेंशन। अब क्योंकि m1 और m2 की कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, रिलेटिव स्लिपिंग, रिलेटिव मतलब बैठ के देखने पर वो रिलेटिवली रेस्ट पर है, तो m1 m2 की कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही, तो इसलिए इनका एक्सेलरेशन 0 है और इसलिए फोर्सेज आपस में बैलेंस्ड है। तो t से t तो कैंसिल हो जाएगा, तो m1a की वैल्यू m2g के बराबर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसको इक्वेट करते जा रहा हूँ। तो m1a इक्वल्स टू m2g, यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई m2 डिवाइडेड बाई m1 इंटू g।
सिंस वी हैव ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ ए, अब हम फोर्स को आराम से निकाल सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो इक्वेशन बन जाएगी m प्लस m1 प्लस m2 इंटू m2 बाई m1 इंटू जी। अब आप आराम से ऑप्शन देख सकते हो, इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 13 प्रॉब्लम। ये बोला है लिफ्ट हैविंग मास 100 kg मूव फ्रॉम रेस्ट इन अपर डायरेक्शन यूजिंग द वीटी ग्राफ वी हैव टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ टेंशन फ्रॉम 0 to 2, यानी यहाँ से यहाँ, और 2 से 6 और 6 से 7। तो 7 सेकंड तक हमें टेंशन का रेशियो पता करना है। तो देखो लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन हो रहा है, लेट अस से दैट ये a1 है, यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, यहाँ रिटार्डेशन है, लेट अस से दैट इसका मैग्नीट्यूड a3 है। तो टेंशन की वैल्यू फर्स्ट सिचुएशन में होगी m g प्लस a1, क्योंकि एक्सेलरेट होने पर, अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होने पर टेंशन इंक्रीज कर जाएगी। सेकंड सिचुएशन में क्योंकि a की वैल्यू 0 है तो टेंशन होगी mg के बराबर। थर्ड सिचुएशन में टेंशन होगी mg माइनस a3। अब आप बहुत इजीली तीनों टेंशन का रेशियो ले सकते हो। तो t1 t2 t3 इक्वल्स टू हमारे पास आ गया g प्लस a1 इस टू g माइनस a3। आप डाटा सब्स्टिट्यूट कर दो। a1 इस वाली लाइन का स्लोप हो जाएगा, स्लोप यानी tan थीटा। तो a1 की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ विच इज इक्वल्स टू tan थीटा 1 विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/2 यानी 2। सिमिलरली a3 निकालोगे तो tan थीटा 3 के बराबर हो जाएगा। परपेंडिकुलर तो सेम है 4 बट बेस हो गया 1, तो a3 की वैल्यू आ गई 4 के इक्वल। ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, साइन लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने इधर ऑलरेडी डाल दिया है। तो ये रिजल्ट आ गया g प्लस a1 मतलब 12 10 g माइनस a3 दैट मीन्स ये हो गया 10 माइनस 4 और ये बचा मेरे पास 6। अब आप इसमें 2 से और डिवाइड कर लो तो 6:5:3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन इन 3 सिचुएशंस। तो 653 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अब आते हैं 14th प्रॉब्लम पर। ये भी अच्छा प्रॉब्लम है और इसमें भी बहुत से स्टूडेंट फंस जाते हैं। ये बोल रहा है वायर मूव्स लीनियरली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद एक्सेलरेशन a इन अ डायरेक्शन हैविंग एंगल थीटा विद द वायर। ओके, द एक्सेलरेशन ऑफ द पर्ल विद रिस्पेक्ट टू वायर। तो हमें विद रिस्पेक्ट टू वायर निकालना है। तो पहला काम, आप वायर के ऊपर जाकर के बैठ जाओ। बैठते ही सूडो फोर्स लगी ma की, ये एंगल थीटा हो गया जिसके हम कर रहे हैं इधर कंपोनेंट ma cos थीटा, ठीक है ना। इधर आ गया ma sin थीटा। इस ma sin थीटा ने डेवलप कराया नॉर्मल रिएक्शन। नीचे की तरफ आप कंपोनेंट अपना जानते ही हो mg sin थीटा जो कि एज यूजुअल पेटेंटेड है, और इधर की तरफ mg cos थीटा। मैं इसको थोड़ा सही से लिखूं, mg cos थीटा। तो ये फाइनली हमारे पास पूरा का पूरा एक डायग्राम डेवलप हो गया। अब पर्ल नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, तो वो डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पर। तो हम मान के चल ले रहे हैं कि ये जो पर्ल है वो नीचे की तरफ जा रहा है और इसका एक्सेलरेशन को हम नाम ए रिलेटिव दे रहे हैं। तो इक्वेशन बनी mg sin थीटा माइनस ma cos थीटा इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसको हम बोलेंगे रिलेटिव एक्सेलरेशन। m इक्वेशन से कैंसिल आउट हो गया तो ए रिलेटिव की वैल्यू आई g sin थीटा माइनस a cos थीटा। अब अगर पर्ल ऊपर जाता तो यही एक्सेलरेशन चेंज हो जाता और ये बन जाता a cos थीटा माइनस g sin थीटा। अब देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन है। तो a cos थीटा माइनस g sin थीटा तो है ही नहीं, एक ही दे रखा है g sin थीटा माइनस a cos थीटा। दैट मींस ये मान के चल रहे हैं कि पर्ल रिलेटिवली नीचे जा रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये कटिंग ऑफ स्ट्रिंग का एग्जांपल है, स्टैंडर्ड एग्जांपल है, ठीक है ना। इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे उसको सीखो। सबसे पहले पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में सारी फोर्सेस बैलेंस कर लो। शुरुआत हमेशा लोअर ब्लॉक से करो। तो इधर लगा mg, यहां पर मैं थोड़ा ना बड़ा डायग्राम ले रहा हूं। तो ये इसका एक बड़ा डायग्राम हो गया, इसमें अब आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो सारी फोर्सेस को हम बैलेंस करते चलते हैं। तो यहां से स्टार्टिंग करते हैं। इधर आ गया mg, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आई विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू mg। यहाँ पर भी टेंशन वही सेम mg। नीचे की तरफ इसका वेट लगा विच इज 2mg। ऊपर स्प्रिंग फोर्स आ गई kx और kx की वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर हो गई, या सिस्टम बाउंड्री से भी देख सकते हो 3mg। अब क्या किया गया, अब स्ट्रिंग कट करी गई। तो स्ट्रिंग कट करते ही, ये स्ट्रिंग काटते ही क्या होगा, टेंशन तुरंत जीरो हो जाएगी। टेंशन की वैल्यू जैसे ही जीरो हो जाएगी, अब मैं दूसरा डायग्राम दे रहा हूँ, बाकी की सारी फोर्सेस एज इट इज रहेंगी जैसे लग रही हैं। तो स्ट्रिंग के स्नैप होते ही, कट करते ही टेंशन गायब हो गई। तो टेंशन गायब होते ही मैं एक बार बाकी फोर्सेस लगा लूँ, 2mg, स्प्रिंग फोर्स kx इक्वल्स टू 3mg। अब आप खुद चेक करो, क्या अब लगने वाली फोर्सेस बैलेंस्ड है? बिल्कुल नहीं है। इस पे लगने वाला नेट फोर्स mg ऊपर की तरफ है, इस पे लगने वाला नेट फोर्स mg नीचे की तरफ है। तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा। इसका एक्सेलरेशन आप a1 ले लो और ये एक्सेलरेशन a2। a1 की वैल्यू हम अलग से निकाल लेते हैं। तो इस ब्लॉक की नेट फोर्स mg इक्वल्स टू ma1, m से m कैंसिल हुआ, a1 की वैल्यू g के बराबर आ गई। यानी जो ब्लॉक नीचे फॉल कर रहा है वो फ्री फॉल कर रहा है विद एक्सेलरेशन g। इसके बारे में बात करेंगे, 3mg माइनस 2mg इक्वल्स टू 2m a2। तो यहां पर बचा mg इक्वल्स टू 2m a2 और a2 का बेटा वैल्यू हमारे पास आ गया g/2। तो
ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है g/2 के एक्सेलरेशन से और ये ब्लॉक नीचे फॉल कर रहा है g के एक्सेलरेशन से। अब आप आंसर देखो, हमें 2m और m का एक्सेलरेशन देना है, तो आंसर g/2 और g हो गया। तो g/2 और g, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो ये थे आपके 1 to 15 तक के सॉल्यूशन। अब आप देखना 16 से लेकर के 30 तक के सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।